हरे कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल रश्मि फैशन वाइब्स। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज आज के इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम बिल्कुल सुबह सुबह, लगभग बज रहा होगा 7:30। तो कल मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी, 12 बजे सो गई थी कल मैं, वैसे मेरा 2-2:30 बज जाता है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मैंने कि काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो सुबह ही सुबह ना आज मुझे कटिंग भी करनी थी, इसीलिए मैं और भी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पर जो है आज मैंने निकाले हैं कुछ सूट जो कि मुझे आज ही रेडी करने हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है सुबह जल्दी उठ के मैंने सोचा कटिंग कर लूँगी। तो जो मेरा स्टिचिंग का टाइम होता है तब तक आई थिंक एक निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने 2 सूट निकाले हैं वो यहाँ पर है लाइनिंग वाले, यानी ऊपर लाइनिंग होगी सूट में और जो ट्राउज़र होगा उसमें लाइनिंग नहीं है। और इसके बाद जो है यहाँ पे एक सूट मैंने निकाला है गरम, जो कि मुझे आज ही रेडी करना है और ये तीनों सूट मुझे देने हैं 4 या 5 बजे के आसपास। तो यहाँ पर जो है हम करेंगे कटिंग और आज की इस वीडियो में गाइज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग होती है जिनकी स्टिचिंग की, तो उस टाइम पे क्या होता है उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस चीज़ को लेके आज मैं आपको ना 5 टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपके बहुत काम आएँगी। और उम्मीद करूँगी गाइज़ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, होम बुटीक टिप्स लेना चाहते हैं या फिर आप आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो ये मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मुझे ना एक क्वेश्चन आया था जब मैंने ये वाली वीडियो शूट की थी, ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ उसी टाइम पे ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने सोचा चलो इसी क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि दीदी हम बहुत टाइम से स्टिचिंग कर रहे हैं बट हमारे कपड़ों में ना फिनिशिंग नहीं आती है, तो कुछ टिप्स दीजिए ताकि हमारे जो कपड़े हैं ना उनमें भी फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर जो है मैंने 5 जो है टिप्स, मेन मेन जो चीज़ें होती है ना उनको फोकस किया। तो मुझे लगा अगर आप इन चीज़ों को जो है इम्प्रूव करेंगे तो आई थिंक आपकी जो स्टिचिंग है उसमें फिनिशिंग आएगी, जो भी आप कपड़े स्टिच करते हैं। और जो यहाँ पर कपड़े होते हैं ना उनमें मेन काम हमारा फिनिशिंग का ही होता है। तो अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको फिनिशिंग चाहिए तो उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं ना किसी चीज़ की, उतनी ही जो है हमारे कपड़ों में या फिर कोई भी काम होता है उसमें फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो ये जो है आपका डिपेंड करता है। अगर आप बहुत कम करते होंगे काम, मान लीजिए आप 3-4 दिन में कर रहे हैं, कोई 7 दिन में एक कर रहा है, तो ऐसे फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। रेगुलर कोई काम करते हैं ना तो ही फिनिशिंग आती है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहली टिप तो आपको यही है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो फिनिशिंग है वो आपके कपड़ों में दिखेगी। अब यहाँ पे जो है मेन चीज़ जो कि है हमारी कैंची, ठीक है। ये हमारी होगी सेकंड टिप। तो यहाँ पर गाइस आपको करना क्या है, जो आपकी कैंची होती है ना उसकी धार को आपको तेज रखना है। मतलब टाइम टाइम पर जो है आपको कैंची में धार डलवाते रहना चाहिए। और इससे क्या होता है, जब हम कपड़े कटिंग करते हैं ना तो मेन काम होता है कि हम जब कपड़े कट कर रहे हैं उसका प्रॉपर शेप आए, ठीक है। अगर कैंची मुथरी होगी तो जब हम उसकी कटिंग करेंगे ना तो वो दरदरा सा हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। अगर आप ऐसे कपड़े कट करेंगे तो कभी आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है कैंची में आपकी धार अच्छी होगी तो आपका यहाँ पे कटिंग में भी मन लगेगा और दूसरी चीज़ जो आप कट कर रहे हैं ना उसमें फिनिशिंग आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो आपकी कैंची है ना उसमें धार होनी चाहिए। यहाँ पर जब हम नेक वगैरह कट करते हैं ना तो आपने देखा होगा जब हमारा नेक का प्रॉपर शेप नहीं आता है और उसके बाद हम जब उस पे पाइपें लगाते हैं तो वो भी खराब हो जाता है। तो इसलिए जब आप नेक की कटिंग करते हैं ना तो उस टाइम पर आपका जो शेप है ना वो प्रॉपर आना चाहिए, ताकि जो है आपका यहाँ पे फिनिशिंग दिखे। ऐसा नहीं है कि आपका नेक टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो वो जब आप उसको स्टिच करेंगे ना तो वो वैसा ही शेप आएगा। इससे जो है आपकी फिनिशिंग कभी नहीं आएगी। तो नेक वगैरह जो आप कट करते हैं, चाहे कुर्ती हो या फिर ब्लाउज हो, तो वो जो आपका शेप है ना वो प्रॉपर आना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कैंची में आपकी धार होगी तो यहाँ पर जो है आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। अब आती है हमारी टिप नंबर 3। तो यहाँ पर जो है आपकी जो मशीन है ना वो आपको यहाँ पे अच्छी यूज़ करनी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी का सेम सीन होता है, इतने पैसे नहीं होते हैं, उस टाइम बस खुद का गुज़ारा हो जाए मशीन का वो बहुत होता है। तो यहाँ पर गाइज़ आपकी जो सिलाई है ना वो आपको अच्छी रखनी है। ऐसा नहीं है आपकी सिलाई बीच में चूका दे रही है, कहीं धागा छोड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरीके से अगर आपकी मशीन में जो सिलाई है वो आती है तो यहाँ पर आपकी फिनिशिंग नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको फिनिशिंग चाहिए कपड़ों में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सिलाई आ रही है वो अच्छी आए, यानी कि एक जैसी सिलाई आए। और काफ़ी आपने देखा होगा कि सिलाई ना ढीली-ढीली हो जाती है, तो बिगिनर्स को नहीं पता होता है कि ये सिलाई हमारी ख़राब हो रही है। तो इस तरीके से आपको चेक करना आना चाहिए कहाँ पर जो है आपकी मशीन की जो सिलाई है वो ख़राब हो रही है। इसके लिए आप जो है यहाँ पे एटलीस्ट 6 महीने में एक बार जो मशीन की, यहाँ पे जो मशीन वगैरह ठीक होती है ना, वहाँ पर जाके अपनी मशीन को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में रिपेयरिंग माँगती है। और बाकी आपको जो है क्लीनिंग 7 या 8 दिन में करते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो सिलाई है वो अच्छी आए, ठीक है। इस चीज़ को ना आप खुद भी चेक कर
सकते हैं। आप देखना जब आप यहाँ पे आपकी जो मशीन की जो सिलाई है ना, वो अगर प्रॉपर एक लेवल में आती है, तो आपकी जो फिनिशिंग है वो कैसी दिखती है। और यहीं पर अगर आपकी जो मशीन है वो सिलाई कहीं कुछ दे रही है, कभी कुछ दे रहा है, तो इस तरीके से ना धागे-वागे दिखते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से आपकी कभी फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आप फिनिशिंग चाहते हैं तो आपकी जो सिलाई है वो अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर बीच में धागे, इधर से धागे कहीं दिखने नहीं चाहिए इस टाइप से, ठीक है? और इसी के बाद हमारी जो टिप नंबर 4 है, वो ये है यहाँ पे कि जो भी आप धागा वगैरह यूज़ करते हैं, वो सेम कलर का यूज़ करें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे फैब्रिक आते हैं जिसमें 3-4 कलर यूज़ होते हैं, ठीक है? उसमें हम यहाँ पे चाक फ़ोल्ड कर रहे हैं तो अलग कलर आ रहा है, कुछ नेक बना रहे हैं तो अलग कलर आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको धागा भी वहाँ पर चेंज करना होगा। अगर आप यहाँ पे एक ही धागे से पूरा स्टिच करते जा रहे हैं ऐसा सूट, तो वो आपकी जो फिनिशिंग है ना, वो कभी नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये धागा यूज़ करना है, वहाँ पर आपको वो वाला यूज़ करना है। मतलब आपको फैब्रिक के अकॉर्डिंग धागा लेना है। और यहाँ पर अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको और भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि यहाँ पर क्या होता है, जब बिगिनर्स होते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा हमें पकड़ नहीं होती है कि हमें किस टाइप से सिलाई जो है थोड़ी बहुत टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है स्टार्टिंग में। तो वो चीज़ जो है, अगर आपका धागा अलग होगा तो हाईलाइट होगी, बट अगर आपका बिल्कुल मैचिंग का धागा होगा ना, तो ये चीज़ अलग से हाईलाइट नहीं होगी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो भी आप धागा यूज़ कर रहे हैं उसमें, वो आपके फैब्रिक के कलर का होना चाहिए, ठीक है? ताकि जो आपकी सिलाइयाँ हैं ना, वो अगर टेढ़ी-मेढ़ी भी है ना हल्की-फुल्की, तो वो जो है उससे वो दब जाए, ठीक है? इसके बाद गाइज़ आती है हमारी टिप नंबर 5, जो कि है यहाँ पर प्रेस। तो यहाँ पर गाइज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कपड़े स्टिच करने के बाद आप उन पर प्रेस करें। अगर आप प्रेस करते हैं तो जो भी आपकी सिलाइयाँ होती हैं ना, उनको आप बिछा देते हैं, ताकि जो आपका कपड़ा है ना वो भर के आए। आपने कभी भी देखा होगा, जब हम कपड़े वगैरह स्टिच करते हैं, तो वो ना उस टाइम पे सिलाई जो होती है ना, वो अलग से दिखती होती है। और ये जो फिटिंग वगैरह होती है ना, उसका प्रॉपर शेप नहीं आता है जब तक हम उस पे प्रेस नहीं करते हैं। बट प्रेस करने के बाद जो हमारी सिलाइयाँ होती हैं वो दब जाती हैं, एंड जो हमारी स्टिचिंग होती है ना, वो भर के आती है। तो इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो और भी ज़्यादा फोकस करिए। बाकी जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर तो आदत हो जाती है कि कपड़ा स्टिच किया और फिर प्रेस करके ही देना है। तो इस आदत को ना आप स्टार्टिंग से ही लीजिए, कि जब आप कोई भी कपड़ा स्टिच करते हैं, उसके बाद जो है आप उस पर प्रेस करें अच्छे से। एक एक सिलाई को, जैसे स्लीव्स का हो गया, तो वो अच्छे से आप प्रेस कर रहे हैं उस पे, जो हमारी फिटिंग वगैरह है उसको दबाते हुए प्रेस कर रहे हैं, ताकि जो है आपको यहाँ पे कपड़ों में फिनिशिंग दिखाई दे, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आप जो है कपड़ों पर प्रेस ज़रूर करें। तो वैसे तो हमारी ये 5 टिप कंप्लीट हो गई, बट एक और टिप जो कि हमारी और रह गई है, तो मैंने सोचा इसी में ऐड कर देती हूँ। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था इंटरलॉक को लेके, कि क्या मैं इंटरलॉक करती हूँ? तो मुझे यहाँ पर स्टिचिंग करते हुए साढ़े 9 या 10 साल हो चुके हैं, बट मेरे पास अभी तक इंटरलॉक की मशीन नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको कम में ही स्टिचिंग चाहिए होती है, ठीक है? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर आ रहा है जिनको यहाँ पे चाहिए कि इंटरलॉक करानी है, तो मैं बाहर से करा देती हूँ इंटरलॉक, उसका चार्ज जो होता है वो अलग जाता है फिर, ठीक है? और अगर किसी को नहीं चाहिए तो मैं उनको नहीं देती हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मशीन ले भी लेती हूँ, तो काफ़ी सारे कस्टमर मेरे, पता है, यहाँ पर लगभग 60 टू 70% कस्टमर ऐसे हैं जिनको इंटरलॉक नहीं चाहिए होती है, वो कम में ही काम चला लेते हैं जितना भी है, और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको इंटरलॉक चाहिए होती है। तो मैं सोचती हूँ आधे से भी ज़्यादा कस्टमर मेरे ऐसे ही हैं जो बिना इंटरलॉक वाले हैं, तो इसलिए मैं मशीन नहीं लेती हूँ। और अभी जो है मैं सोच रही हूँ मशीन लेने की, क्योंकि काम बढ़ जाता है ना, तो चीज़ें फिर लेनी पड़ जाती हैं। अभी पीको और इंटरलॉक वगैरह की मशीन मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ, बट अभी पता नहीं है, कुछ कंफर्म भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है, अगर आप ले सकते हैं इंटरलॉक की मशीन तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप इंटरलॉक की मशीन नहीं लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी नहीं लेता है, मुझे भी पता है, तो उस टाइम पर ना जो आप फिटिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा धागे वागे निकलते रहते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए उनको ना अंदर की साइड फोल्ड करके, फैब्रिक को अंदर, मतलब उसके दबा देते हैं ना, वैसे करके आप जो है सिलाई लगा दें। इससे आपके धागे नहीं दिखेंगे। इसी तरीके से नेक पे भी आप यहाँ पे कोई गला वगैरह बनाते हैं तो उसको ओपन ना छोड़ें। उसमें ना हिडन करके हम जो है यहाँ पे सिलाइयाँ लगाते हैं नेक पे, जिससे हमारा पूरा नेक कवर हो जाता है, जो शोल्डर वाले साइड होती है, ठीक है? उस तरीके से आप जो है यहाँ पे कपड़े पे फोल्डिंग लगाया करें, ताकि जो है यहाँ पर आपके धागे वागे ना दिखें। अगर धागे वागे दिखते हैं ना, तो वो जो है यहाँ पे आपकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, तो इस तरीके से आप कपड़ों पे कभी फिनिशिंग नहीं लेके आ सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है, इन्हीं से कपड़ों में फिनिशिंग आती है। जैसे-जैसे हम काम करते रहते हैं ना, तो ये सारी जो टिप है ना, इनकी हमारी आदत आ जाती है, मतलब आदत में पड़ जाती है कि ये चीज़ हमें करनी ही करनी है। इसलिए फिर बाद में हमें इन टिप्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। स्टार्टिंग में ही पड़ती है जब हम न्यू-न्यू होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। तो इसलिए गाइज़ मैंने आपको जो टिप बताई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आपको लग सकता है कि एवरी होंगी, बट ये छोटी-छोटी टिप आपकी
स्टिचिंग को बहुत बेहतरीन बना सकती हैं। मैंने जो है स्टार्टिंग से ही इन टिप्स को फ़ॉलो किया था। स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं कहेंगे, लगभग 1-2 साल के बाद से, ठीक है? और ये टिप जो थी मैंने मेरी दीदी थी वो भी स्टिचिंग करती थी, तो मैं उनको फ़ॉलो करती रहती थी उस टाइम पर। तो उसको देख के मैंने जो है इन टिप्स को फ़ॉलो किया था। क्योंकि यहाँ पर जब मैंने स्टिचिंग सीखी थी ना, तो उन्होंने भी मुझे इस टाइप से कुछ नहीं बताया था कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। और उस टाइम पे मुझे ना यही था कि मतलब ये कपड़े सिलती है तो इनके इतना अच्छा फिनिशिंग वगैरह आता है, मेरा क्यों नहीं आता है? तो उस टाइम पे ये चीज़ें माइंड में रहती थी। तो मैं उनको देखती रहती थी कि अब ये क्या करेंगी, अब ये क्या करेंगी? तो फिर इसी टाइप से जो है मैंने फिर इस चीज़ों को सीख लिया था। तो फिलहाल मैं जो है आपको इन सारी टिप्स को शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने फ़ॉलो की थी स्टार्टिंग में। तो ये टिप्स जो है आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं और अपनी सिलाई को बेहतरीन बना सकते हैं। और उम्मीद करूँगी आपको ये 5-6 जो भी मैंने टिप आपके साथ शेयर करी, तो इनको आप फ़ॉलो करेंगे। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो डेफ़िनेटली आपको इन चीज़ों की नीड है। बट अगर आप एक्सपीरियंस हो चुका है आपको इन चीज़ों का ना, तो यहाँ पर जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की आपको पता होंगी। आपको भी पता होगा इनसे कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आती है और कितना इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है? तो उम्मीद करूँगी गाइज़ आज की टिप आपको हेल्पफुल रही होंगी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये हमारे जो सूट है ना, यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए हैं। 2 अस्तर के थे और दोनों में यहाँ पे ट्राउज़र था अस्तर वाले में। और जो यहाँ पर हमारा गरम वाला था वो भी ट्राउज़र का ही था। तो इस तरीके से इनका ये जो है ये फाइनल लुक आया था। अच्छा ये काफ़ी वर्क वाले थे, इसमें सितारे सितारे नहीं मोती जो होते हैं ना, वो वाला पूरा वर्क दे रखा था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है इस टाइप के सूट में। और यहाँ पर स्लीव्स हमारी सिंपल ही थी, बाकी सिंपल ही था ये पूरा सूट, बस यहाँ पे वर्क था थोड़ा-सा, तो वो प्रॉब्लम करता है। और बाकी अस्तर वाले सूट में तो टाइम लगता ही लगता है। तो अभी ठंड का टाइम है इसलिए अस्तर वाले ही ज़्यादा आते हैं या फिर गरम सूट आते हैं। तो इस तरीके से अभी मैंने इसमें प्रेस वगैरह कुछ की नहीं है, तो आप देख सकते हैं बिना प्रेस के ना कपड़ा अलग से दिखता है और जब प्रेस कर देते हैं तो वो अलग से चमकता है कपड़ा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जो बिगनर्स होते हैं फिनिशिंग अगर आपको चाहिए कपड़ों में, तो प्रेस जो है आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो है हमारा दूसरा वाला सूट है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक जो है फ्रंट में ना दे रखे थे तो उन्हीं को मैंने रेडी किया हुआ है। और बैक साइड सिंपल सा गोल नेक है जिसमें मैंने डोरी लगाई हुई है। बहुत छोटा सा नेक था इनका 6.5 के आसपास, लेकिन इनको डोरी चाहिए थी तो इसलिए मैंने फिर लगा दी थी। तो यहाँ पर गाइज़ मैं इन पे कर देती हूँ प्रेस। और एक जो सूट था ना वो चला गया था, उसका मैं फाइनल लुक ले ही नहीं पाई थी। हर बार वैसे मेरे साथ हो जाता है, मुझे लगता है इसका शायद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया है, तो इसी चक्कर में ना फिर रह जाता है, तो वो भी रह गया था। तो ये जो है इस तरीके से दोनों सूट हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं प्रेस लगा दी है मैंने दोनों ट्राउज़र पे। तो चलिए गाइज़ अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।